हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। तो देखो, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास वाला जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अपने एनसीईआरटी से रिलेटेड है, या एक दो क्वेश्चन है जो जेई लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन कई जगह नीट के अंदर इसको पढ़ाया जाता है या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है कि अगर मान लो क्या हो कि एक ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाए। क्या किया जाए, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाए। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करोगे तो हम क्या बोलेंगे, अगर थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है इसका पाथ कैसा आना है, पैराबोलिक पाथ आना है। क्योंकि कैसा मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसलिए इसका पैराबोलिक पाथ आना है। अब अगर ये चलते चलते पाथ में कहीं एक्सप्लोड हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, या अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, तो इसके अलग अलग पार्ट आएंगे। तो वो अलग अलग पार्ट आएंगे तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के साथ क्या होगा, वो सारे के सारे पार्ट कहां गिरेंगे, क्या इसके लिए कोई कंडीशन है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, इसको ऐसे समझो कि यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपने प्रोजेक्टाइल पाथ पे, जब ये ऑब्जेक्ट अपने प्रोजेक्टाइल पाथ पे मूव कर रहा है, तो मैंने कहा यार ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को अगर मैं देखूं तो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का पाथ दिखा रखा है, यानी कि एक्सप्लोजन से पहले ये सारा का सारा पाथ किसका दिखा रखा है, इसके ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का। और इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें तो हमने कहा यार इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो तो कौन लग रहा है, यहां पे mg, मतलब ग्रेविटी काम कर रही है। क्या काम कर रही है, ग्रेविटी। यानी कि हमने ये कहा कि इस ऑब्जेक्ट पर जो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है वो ग्रेविटी काम कर रही है। ठीक है, अगर एक्सप्लोड नहीं होता तो ग्रेविटी की प्रेजेंस में ये सेंटर ऑफ मास है, ये यहां था, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहां के गिर जाता। अब ये सोचो, अगर ये रास्ते में एक्सप्लोड हो जाता है, अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाता है, तो अगर मैं इन पूरे पार्ट्स को एक सिस्टम की तरह देखूं, इस पूरे पार्ट्स को एक सिस्टम की तरह देखूं ब्रेक होने के बाद, तो मैंने ये कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना एक सिस्टम है। एक्सप्लोजन जो होता है वो एक्सप्लोजन किसकी वजह से होता है, इंटरनल फोर्सेज की वजह से। किसकी वजह से, इंटरनल फोर्सेज की वजह से होता है। तो इसका मतलब इस सिस्टम पे अभी भी जो एक्सटर्नल फोर्स है, अभी भी जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स तो सिस्टम पे कौन है, ग्रेविटी। कौन है ये, ग्रेविटी। तो हमने कहा यार एक्सप्लोजन से पहले भी एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी था और एक्सटर्नल के बाद में भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ग्रेविटी है। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल है, आपका एफ एक्सटर्नल है, ये एक्सप्लोजन से पहले और एक्सप्लोजन के बाद में क्या है, सेम है। अगर एफ एक्सटर्नल सेम है, इसका मतलब अगर फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, तो सेंटर ऑफ मास पे अगर लगने वाले फोर्स में चेंज ही नहीं आया, तो इसका मतलब जो पाथ होना चाहिए था, जो पाथ है होना चाहिए था बिना एक्सप्लोजन के, एक्सप्लोजन के बाद भी सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा, सेम पाथ रहेगा। सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा, सेम पाथ रहेगा। यानी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे कि इफ ए सेल इज फायर्ड, अगर एक सेल को क्या कर दिया जाए, फायर कर दिया जाए, इफ ए सेल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट एक्सप्लोड्स ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी कि ग्राउंड से किसी सेल को फायर करें और अगर ये एक्सप्लोड हो जाता है ड्यूरिंग इट्स मोशन अंडर ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल फ्रेगमेंट्स कीप्स मूविंग ऑन ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास जो इसकी ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री थी उसी पे ही क्या कर रहा होगा, ये मूव कर रहा होगा। तो अब सीधा से इससे ध्यान रखोगे, अपने पास क्या कंक्लूजन आया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया, क्या कहोगे बोलो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया है तो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के बाद में हम कहते हैं अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो अगर ये एक्सप्लोड भी हो जाएगा तो भी एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी है, इसलिए सेंटर ऑफ मास को जहां जाके गिरना था सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं गिरेगा। यानी कि यहां एक्सप्लोड भले ही हो गया हो, ग्राउंड पे ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जाएंगे तो इन सबका सेंटर ऑफ मास यही का यही
रहेगा और सेंट्रोमास यही का यही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सबका सेंट्रोमास कैलकुलेट करेंगे तो जहां आना था वापस वहीं का वहीं आएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान है रखना है। जैसे देखो इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रिलेट होते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कहा है कि ए बॉम्ब इज थ्रोन, एक बॉम्ब को यहां से फेंका गया, ठीक है, एट ए स्पीड यू, यानी कि एक बॉम्ब को यू स्पीड पर फेंका गया, एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे एक बॉम्ब को प्रोजेक्ट किया गया, एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स, ये कितने पार्ट्स में एक्सप्लोड हुआ, टू पार्ट्स में। अब ये बोला गया 1 पार्ट ऑफ मास m/3, यानी एक मास से देखो कहां एक्सप्लोड हुआ, पहली बात तो एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स, यानी कि इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये कितने पार्ट में ब्रेक हो गया, 2 पार्ट में। तुमने कहा ये एक्सप्लोजन के पहले की सिचुएशन है, एक्सप्लोजन के बाद में सिचुएशन है कि इसका एक पार्ट का मास कितना है m/3, वो इमीडिएटली कम्स टू रेस्ट, यानी कि वो क्या होता है जैसे एक्सप्लोड होता है उसके तुरंत बाद रेस्ट में आ जाता है। तुमने कहा m/3 है, ये रेस्ट में आ गया। दूसरा पार्ट इन्होंने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर अदर पार्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि दूसरे पार्ट की सिचुएशन बताओ ग्राउंड पे कि वो दूसरा पार्ट कहां गिरेगा और कहां से बतानी है, फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इन्होंने बोला फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन इसको मान रखा है। तो ये बताओ ये m/3 है, ये तो आपका गिर के यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो ये m/3 वाला तो यहां मिलेगा। अब सेंट्रोमास बोलो, अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता, अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता तो सेंट्रोमास कहां जाके गिरता, तो आप बोलोगे कि अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता तो ये सेंट्रोमास यहां आता और ये सेंट्रोमास यहां आके अपने को मिलता, ये सेंट्रोमास अपने को यहां पे मिलता। तो सेंट्रोमास को तो जहां रहना है वहीं का वहीं रहेगा, सेंट्रोमास को तो जहां रहना है वहीं का वहीं रहेगा। तो हमने कहा यार सेंट्रोमास तो यहीं आके गिरेगा, तो अगर एक पार्ट इधर है तो दूसरे पार्ट को इधर होना पड़ेगा, तभी तो सेंट्रोमास यहां बीच में आएगा कहीं पे। तो हमने कहा m/3 ये है, अगर इसका मास m मान ले तो हमने कहा यहां पे ये वाला मास, दूसरा जो बचा हुआ मास है ये कितना हो जाएगा 2m/3, और ये इसका दूसरा फ्रेगमेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो हमने कहा यार ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो प्रोजेक्टाइल के लिए क्या हो गई, रेंज का आधा हो गई ना। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये क्या है, स्मॉल r, क्या है, स्मॉल r। अब बताओ मैं सेंट्रोमास के अबाउट क्या बोलता हूं, सेंट्रोमास के बाद सेंट्रोमास के अबाउट सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास सिस्टम 0 होता है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम 0, यानी कि m1r1 प्लस m2r2 इक्वल टू 0, और अगर m1r1 प्लस m2r2 0 होना है तो दोनों के m इंटू आर का मल्टीपल क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि दो पार्टिकल्स है, क्या है, दो पार्टिकल है, तो हम कहते हैं सेंट्रोमास के अबाउट मोमेंट ऑफ मास 0 होता है, इसलिए हम कहते हैं m1r1 इक्वल टू क्या हो जाता है, ये m2r2। ठीक है, तो हमने कहा यहां पे देखो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। बताओ उसका मास कितना है, m/3, और यहां से अबाउट सेंट्रोमास हम कहेंगे डिस्टेंस कितना है, ये r/2, रेंज का हाफ है, इज इक्वल टू ये वाला मास कितना है 2m/3 इनटू ये वाले डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करनी है। तो हमने कहा देखो यार ये m/3 से m/3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी यहां से स्मॉल r की जो वैल्यू है ये तुम्हारे पास हो जाएगी कैपिटल R/4, कितना हो जाएगी, कैपिटल R/4, यानी रेंज का 1/4 हो जाएगी। अब आप कहोगे यार डिस्टेंस तो सेकंड फ्रेगमेंट की कहां से पूछी, ओरिजिन से, तो हम क्या कहेंगे फ्रॉम पॉइंट O, फ्रॉम पॉइंट O। तो हमने कहा यार फ्रॉम पॉइंट O की बात करें तो पॉइंट O से हम बात करेंगे तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस बनेगी या जो अक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं लिख दूं इसका, मैं कहूंगा यार ये तो बनेगा तुम्हारी पहले जो रेंज है, ठीक है, यहां से यहां तक ये तो r हो गया और यहां से यहां तक r/4 हो गया। तो हमने कहा r प्लस r/4, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 5r/4 हो जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या हो गई,
ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई। और हम चाहे तो यहां रेंज को अगर स्पीड के रूप में लिखना चाहे तो ऑप्शन आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि आप रेंज को लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज को आप पुट करके भी यहां पे ये बता सकते हो कि ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो सिंपल सा तरीका है, अगर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया, बीच में एक्सप्लोड हो गया, तो जहां सेंटर ऑफ मास को ग्राउंड पे लैंड करना था वही करेगा, ठीक है। तो एक्सप्लोजन के बाद हम बोलेंगे कि बाद में और पहले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला है, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ए सेल इज फायर्ड, एक सेल को क्या कर दिया, फायर्ड कर दिया एट एंगल थीटा फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि एंगल थीटा पे ग्राउंड से, विथ स्पीड यू। अब बोला एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री इट एक्सप्लोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि हमने ये कहा कि देखो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, यहां से आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से थीटा एंगल पे, तो इसके सेंटर ऑफ मास का पाथ ऐसा होना था। लेकिन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब यहां पे हमने कहा ये मास कितना है, एम है। इन्होंने बोला है कि इस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर इट एक्सप्लोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर ये कितने पार्ट में बट गया, तो ये कह रहा है क्वेश्चन 2 इक्वल पार्ट में ये ब्रेक हो गया। चलो आगे क्या कह रहा है, आगे कहा इफ वन पार्ट रिट्रेस, यानी कि एक पार्ट रिट्रेस करता है इसका पाथ, मतलब कि सर ऐसा है कि यहां पे हुआ क्या है इसके बाद में कि ये 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, m/2 और m/2, ठीक है। एक पार्ट वापस रिट्रेस कर गया, यानी यही का यही आ गया। तो हमने कहा सर एक पार्ट तो वापस देखो ओरिजिन का ओरिजिन पे मिल गया m/2। सेंटर ऑफ मास को, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को रहना तो यहीं पड़ेगा, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को रहना तो यहीं पड़ेगा, यानी सेंटर ऑफ मास वो तो यहीं का यहीं लाई करेगा। अब सेंटर ऑफ मास को यहां रहना है, इसका मतलब ये जो दूसरा पार्टिकल है इसको कहीं आगे जाके गिरना पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा। तो अब हमने कहा यार देखो यहां पे दूसरा पार्टिकल यहां आ गया जिसका मास कितना है, m/2, कितना है, m/2। अबाउट सेंटर ऑफ मास हम क्या कहते हैं 2 पार्टिकल में, m1r1 इक्वल टू m2r2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास m1r1 इक्वल टू m2r2। तो हमने कहा सर ये फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1r1 इक्वल टू m2r2। अब देखो m1 मास कितना बोलो, m/2, तो ये आपका m/2 इनटू यहां से डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रेंज के बराबर। m2 भी कितना आपका m/2 इनटू ये वाले जो डिस्टेंस है, चलो यहां से यहां तक ये स्मॉल r एज्यूम करें, तुमने कहा देखो m/2 से m/2 तो कैंसिल आउट, यानी स्मॉल r की वैल्यू आ गई कैपिटल R। या इसको आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, सर देखो मास सेम है ना, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट बीच में रहेगा, और एग्जैक्ट बीच में रहेगा तो ये रेंज है, तो जितना डिस्टेंस ये रहेगी उतना ही डिस्टेंस ये रहेगी, तो ये स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी। इसको आप डायरेक्ट भी कह सकते थे, डायरेक्ट भी कह सकते थे। तुमने कहा यार ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से यहां गई, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द सेकेंड पार्ट स्ट्राइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बात करें डिस्टेंस, तुमने कहा फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तुमने कहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो डिस्टेंस है, देखो ये r प्लस ये r टोटल कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो सर ये आपके पास हो जाएगा 2r, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r को लिखना चाहे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या बन जाएगी, सेकंड पार्ट है उसकी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा जे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कई बार कुछ जगह इसको नीट में अपन रिलेट करते हैं, पढ़ाते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, एक इजी तरीका समझेंगे कि अगर मान लो आपको नीट में से क्वेश्चन को टेकल करना हो तो आपको नीट में से क्वेश्चन को किस तरीके से टेकल करना है, ठीक है। पहले तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, सिचुएशन है क्या।
सिचुएशन ये है, यहां पर क्या बोला है कि मास m1 हिट एंड स्टिक विथ m2। मास m1 है, ये हिट करता है इसके साथ m2 के साथ और स्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है while sliding horizontally with velocity v along the common line of centers of the three equal masses। तीनों का मास बराबर है, ठीक है। इनिशियली masses m2 and m3 are stationary and spring is unstressed find। यानी कि देखो ये यहां से आके क्या करता है, इससे कोलाइड करता है और इसके साथ जाके स्टिच हो जाता है, स्टिक हो जाता है। तुमने कहा यार जब स्टिक जाके हुआ है तो उस टाइम स्प्रिंग क्या नेचुरल में है, तो यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तुम क्या कह सकते हैं, इसको और इसको सिस्टम मान के जस्ट पहले और जस्ट बाद लीनियर मोमेंटम को क्या करवा देते हैं, कंजर्व करवा देते हैं। जस्ट पहले और जस्ट बाद में लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करवा देते हैं। तो हमने कहा यार लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करवाएं तो यहां से हमारे पास क्या सिचुएशन मिलेगी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये अप्लाई करेंगे। तो देखो m1 का मास कितना है, m इंटू वी, स्टिक हो गया तो m प्लस m इंटू v1, ठीक है यार v2 लिख देते हैं इसको। दूसरे वाले का कितना आया, v2। तो यहां से हमने कहा यार देखो v2 है, ये तो तुम्हारे पास हो जाएगा m अपॉन 2m इंटू v, यानी कि v2 की जो वैल्यू है ये तुम्हारे पास आ गई है कितना, v/2 ये आ गई है, ठीक है। यानी अब आपके पास देखो सिचुएशन ये मिली है कि एक मास ये है, एक मास ये है, ये कितना है 2m, ये बीच में क्या है दोनों के, स्प्रिंग है, बीच में क्या है दोनों के स्प्रिंग, इसकी स्पीड है v/2। क्या है, स्पीड v/2 है। अब देखो यहां पे क्या क्या पूछा है, यहां पे इन्होंने पूछा है फर्स्ट पार्ट देखोगे अगर, पहला पार्ट पूछा है वेलोसिटी ऑफ m1 m2 m3 इमीडिएटली आफ्टर इंपैक्ट। तो इमीडिएटली आफ्टर इंपैक्ट बोलेंगे ये दोनों तो क्या हो गए यहाँ पे, स्टिक हो गए, क्या हो गए हैं, स्टिक हो गए। तो इन दोनों की वेलोसिटी तो कितना आ गया v/2 और इसकी वेलोसिटी कितना होगी, 0 होगी। ये तो अपना फर्स्ट पार्ट है, ये तो अपना क्या है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ m3, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ m3। इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगी, जब इसकी आपके पास मैक्सिमम स्पीड आएगी। अब यहां पर ये मोशन है, इसमें हो क्या रहा है कि देखो ये आके टकराया तो इसने स्प्रिंग को दबाया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो इसने आगे वाले पे फोर्स आगे लगाया तो आगे वाला आगे चलने लगा। तो यहां पर क्या होगा, ये मोशन है, यहां पर स्प्रिंग का कंप्रेस होगी पहले, फिर क्या होगा यहां पर रिलैक्स आएगी, ठीक है, फिर इलोंगेट होगी, फिर कंप्रेस होगी, इलोंगेशन कंप्रेशन लगातार चलता जाएगा चलते टाइम। तो हालांकि इसको रिलेट किया जा सकता है पर नीट के अंदर ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को टेकल करने का देखो बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप क्या करो कि यहां पे इसके सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओ, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओ। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर आप जाके बैठ जाओगे ना तो अब आपको देखो क्या नजर आएगा, यहां से ये नजर आएगा देखो आपको कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो ग्राउंड से, VCM। तो m1 v1 राइट साइड को पॉजिटिव मान लो तो 2m इंटू v/2, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3m तो ये तुम्हारा बन जाएगा VCM कितना हो जाएगा, v/3। VCM हो जाएगा v/3, ये VCM आ गया, ठीक है। अब जैसे ही इसके ऊपर जाके बैठोगे इसको क्या नजर आएगा ऑब्जर्वर को, उसकी सिचुएशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको ये नजर आएगा यहां पे ये सेंटर ऑफ मास था, एक स्प्रिंग हमने कह दी इधर है और ये स्प्रिंग है ये इधर है, ये मास है 2m और ये मास कितना है, m है, ठीक है। अब देखो ये बताओ अगर हम इसके फ्रेम में जाके बैठेंगे तो हम क्या कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी राइट साइड है, ऑब्जर्वर को यहां बिठाएंगे तो ये जो ऑब्जर्वर है ये अपनी वेलोसिटी को इसको अपोजिट डायरेक्शन में देगा, अपोजिट डायरेक्शन में देगा मतलब अपनी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, कितनी देगा इसको इधर v/3, इसको भी इधर v/3 देगा। तुमने कहा यार इसके पास इधर v/2 है और इधर v/3 देगा तो ये v/2 माइनस v/3 1/2 माइनस 1/3 1/6 बन जाएगा।
तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नजर आएगी इसको v/6। कितना नजर आएगी? v/6 नजर आएगी। अब देखो हम क्या कहते हैं कि ये बताओ इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है इस वाले की, इस वाले की, ठीक है। हम इसका मोशन की बात करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में देखिए कंप्रेस होगा, फिर ये रेस्ट में आएगा, फिर ये इलोंगेट होगा, ठीक है, और फिर ये राइट साइड जाएगा। किधर जाएगा? राइट साइड जाएगा। फिर ये एक्सट्रीम पे आके जीरो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो ये एक तरीके से एक अकेला ब्लॉक सिस्टम होता है ना, उसकी तरह ट्रीट कर लेंगे। इसको भी क्या करेंगे? अकेले ब्लॉक सिस्टम की तरह ट्रीट कर लेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट है, स्पीड फ्रेम डिपेंडेंट है, वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट है। तो वेलोसिटी तो हमें ग्राउंड से बतानी है, तो हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने रिलेटिव में पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। यानी वेलोसिटी ओ की वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ जाएगी। मतलब अगर ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी देखें तो ये राइट साइड में, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब राइट साइड में होगी मैक्सिमम, राइट साइड में होगी मैक्सिमम, तब आपके पास इस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी। तो आप कहोगे सर मैक्सिमम स्पीड तो ये अनस्ट्रेच कंडीशन में होगी, और जब ये किधर जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा v/3। किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। इसके पास भी कितनी होगी? v/6 होगी जब इधर जा रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे? देखो जो आपका ये वाला है m2 प्लस m3, m2 प्लस m3, इसकी अगर मैं बात करता हूं vmax, मैक्सिमम स्पीड, तो मैं क्या कहूंगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना बनी है? बोलो v/6 प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? v/3 है। कितना है? v/3 है। तो मैं कहूंगा यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो मैं बोलूंगा यहां से 2v/6, तो ऐड करने पर यह बनेगा 3v/6 मतलब v/2। यानी कि इस वाले ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड कितना बनेगी? v/2 बनेगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से रिलेट कर सकते हो। इसी तरीके से चलो ये कौन सा था अपना? m1 प्लस m2 था, m1 प्लस m2। अब हमने कहा यार m3 की बात करें, तो m3 की बात करें तो m3 की मैक्सिमम जो स्पीड आएगी ना, वो m3 की मैक्सिमम स्पीड कब आएगी? जब ये राइट साइड जा रहा है। तुमने कहा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास v/3 राइट साइड प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? v/3। तो ये कितना हो गई? 2v/3। ये इनकी मैक्सिमम स्पीड आ गई है, और मैक्सिमम स्पीड आ गई है तो हम क्या कहेंगे यहां पे कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ टोटल मास इंटू mv² कर दोगे। यहां के लिए क्या करोगे? यहां m3 की हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके बैठ जाओ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से हम क्या बोलेंगे? राइट साइड जब वेलोसिटीज होगी और मैक्सिमम होगी तो ग्राउंड से भी क्या नजर आएगी? मैक्सिमम नजर आएगी। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर है वो क्या होता है? समाप्त होता है।